आप भगवान को नहीं मानते थे, जी। पर आज मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपका स्टेटस क्या है? मैं कहता हूँ कि होगा वही जो राम रचि राखा। मैं 100% आस्तिक हूँ। अब आस्तिक हूँ। या पहले भी थे? नहीं, पहले नहीं था। नमस्कार, अश्विन कुमार शो में आपका स्वागत है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जो विषय है वो बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर के बारे में बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को तोड़ देती है, परिवारों को बिखेर देती है और आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर भी व्यक्ति को छिन्न भिन्न करके पटक देती है। अक्सर के देखा जाता है कि जिन लोगों को कीमोथेरेपी वगैरह लगती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर के आज हर आदमी के जान पहचान में कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर की बीमारी की जानकारी उसे मिलती है। आम आदमी इस तरीके से देखता है कि भाई जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने भी बड़े एथलीट हैं, अगर उनको कैंसर होता है तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन आम जनमानस में लोग कीमो के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये जो बात है कि क्यों लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, क्या कारण है उसका, और जो लोग कैंसर पे विजय प्राप्त करते हैं वो क्या तरीके हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, पेशे से बहुत मजे हुए वकील हैं, लॉयर हैं और बहुत प्रसिद्ध लॉयर हैं, यशपाल झाला जी। ये इनका वो परिचय है जो कि आमतौर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इनसे एक अलग तरीके का परिचय करने जा रहे हैं जो मुझे भी थोड़े दिन पहले पता चला और अब आपको बताने वाला हूं। यशपाल झाला जी ने 4th स्टेज के कैंसर को डिफीट किया है अपनी विल पावर से, अपनी लाइफ स्टाइल से, और आज इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह एक स्वस्थ मनुष्य की हैं। तो ये चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि उन लोगों को कुछ जानकारी मिले जो अपने प्रियजनों को स्वस्थ करना चाहते हैं। नहीं तो कीमो या एलोपैथी के जो परिणाम है उनसे तो हम भलीभांति परिचित हैं ही। जी। सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि एक निजी विषय को, जी। जो कि अक्सर के आदमी चर्चा नहीं करना चाहता, जी। आपने उस विषय को पब्लिक के सामने करना चाहा, जी। है ना। और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी मोटिव ये है कि और लोगों को भी इससे फायदा मिले। जी। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक व्यक्तिगत बीमारी को आप पब्लिक के सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब मुझे बीमारी का आगाज हुआ, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लोगों ने कहा कि किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। अच्छा। और फैमिली में भी, मेरे मन में भी एक डर बैठ गया था कि शायद अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। सामान्यतः सोच होती है कि इतनी घातक बीमारी है, प्राण घातक बीमारी है, तो इसे नहीं कहें तो बेटर, पब्लिक में आप ना बताएं। लेकिन अब जब मैं पूरा क्योर हो चुका, मेरी शुरू से ही रही कि एक दिन जाना है। जाना है तो जिंदा दिली से जाओ, डर के नहीं जाना है। तो मुझे लगा कि चर्चा तो होती रहनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि आपने निर्णय लिया कि चलो इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, जी। तो मेरा भी मोटिव यही था क्योंकि मैंने अपने बहुत अर्ली लाइफ में, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी माँ को जाते देखा कैंसर से, जी। है ना। और वो जाते देखा, उनके बाद मेरा भाई, उनको कैंसर से खोया। और यूं कहो कि जानकारी का अभाव था। जब तक हम जानकारी जुटा पाते, देखो ऐसा तो था नहीं कि उनको कैंसर होगा, ये हमें पता था। जब हुआ तो जब तक जानकारी जुटाते तब तक वो हमारे हाथों से निकल गए। उसके बाद मेरे चाचा, यानी मेरे भाई के जो पिताजी थे, मेरे चाचा को मैंने खोया है ना। तो उनको भी कैंसर से जाते देखा। तो मेरे मन में ये था, लेकिन तब तक मुझे, हम लोगों को नॉलेज तो इतनी हो गई थी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करना चाहिए, अगर किसी को बीमारी है तो करना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तो संभावना बढ़ जाती है इस चीज़ को डिफीट करने की। तो वो सारी चीज़ें आज की चर्चा में रहेंगी क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को जानकारी मिले, कैंसर से लड़ा जा सकता है ना। तो इसीलिए आप भी, जब आपसे बात हुई तो मुझे लगा आप भी पब्लिक में चर्चा करने तैयार हैं, तो मैं तो चाहता ही था कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और झाला जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको कैंसर है, ये आपको पता कैसे चला, और पता चला तब स्टेज कौन-सा था? देखिए, मुझे कैंसर है, ऐसे सिम्पटम्स थे, मेरी बॉडी इम्बैलेंस होती थी। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से संपर्क किया जिसमें सभी तरह के चिकित्सक थे,
नेचुरोपैथिस्ट भी थे, एलोपैथ भी थे, आयुर्वेद के भी थे, इवन मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से भी संपर्क किया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए पर ट्रेस आउट नहीं हुआ। कब की बात है ये 2018 2018? जी। तो सिम्टम्स क्या थे, मतलब जैसे आपको क्या सिम्टम्स आते नहीं, थे मुझे बॉडी तो में? केवल बॉडी इम्बैलेंस होती थी और अच्छा। नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर आना कंटिन्यूअस, वो टूटता नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो मेरी बॉडी में ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। हालांकि इसलिए अलग-अलग कैंसर में अलग-अलग सिम्टम्स होते हैं। नहीं, ये जनरल है, ये जनरल है। जनरल है। अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई ना तो बॉडी पे किसी तरह का कोई घाव नज़र आता था और ना कोई दूसरे कोई ऐसे सिम्टम्स मैच कर रहे थे कि मेरी ब्लड रिपोर्ट्स में कोई डिफरेंस है। तो मेरी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती थी, बस बॉडी इम्बैलेंस होती थी, वो ट्रेस नहीं हुआ। और नोट्स जब मुझे अचानक से नज़र आने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने टेस्ट करवाए तो जानकारी हुई कि कैंसर हो चुका है, पर वो कंफर्मेशन हुई 2019 में जब मैंने पेट स्कैन कराया। उस अच्छा। दौरान मैं उसे लाइटली ले रहा था। मैंने नॉर्मल मेडिसिन्स ली, आयुर्वेद की प्राकृतिक चीज़ें लेता रहा। उस दौरान ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आया कैंसर है, पर वो नोट्स बढ़ती गई, स्टेज 4 आ गया। आपको पता चला तब भी स्टेज 4 ही था? नहीं, तब तो मुझे खुद नहीं पता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को पता चलता है तब तक स्टेज 4 आ ही चुका होता है। हाँ, बहुत अक्सर जल्दी। ये कैंसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, पर उससे डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जिस भी किसी विशेषज्ञ ने या किसी जानने वाले ने ये सुना कि कैंसर है और काफ़ी दिन निकल गए हैं, हर एक का यही मानना था कि स्टेज 4 आ गई और अब बचना मुश्किल है। मुश्किल है। मुझे भी थोड़ी चिंता हुई कि एक बार जांच करा ली जाए ठीक से, तो कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं। तो मैंने पेट स्कैन करवाया 2019 में, मुझे 100% नॉलेज हो गई, मेरा स्टेज 4 आ गया है और स्थिति गंभीर है। कोई चारा नहीं था, वही आम पब्लिक की तरह मैंने भी कीमो और एलोपैथ का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, मेडिसिन्स के भी हैं और बीमारी के भी हैं। जैसे मेरे पेट में फ्लूइड बनने लग गया और वो इतना फास्ट बनता था, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वो टैप कराना होता था। उससे वीकनेस आ गई और इतनी ज़्यादा आ गई, कंटिन्यूअस लड़ाई से, बीमारी से भी लड़ना है और ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और एक मानसिक दबाव, परिणाम कुछ नहीं पता, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो 100% कह सके कि आप क्योर हो जाओगे। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, वो एक मेंटल प्रेशर था, इस वजह से। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आज मैं आपसे जब मिलता हूँ आपका विल पावर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। मतलब मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों को पता चलता है कि कैंसर है, अच्छे-अच्छे विल पावर टूट जाते हैं। आपकी क्या मनोस्थिति थी उस वक़्त? देखिए, जब ट्रीटमेंट का मध्यकाल था, बीच की एक स्टेज थी, ना तो मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया था और ना बिगिनिंग थी। मेरी 3-4 कीमो लग चुकी थी। मेरे स्पाइन कोड में 4 मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी कितनी वीक हो चुकी होगी। बीच में एक क्वेश्चन जो शायद रह गया, आपको कैंसर हुआ? जी। किस पार्ट में? मुझे ये थोड़ा अपन बताना भूल गए। लिम्फ नोड्स में मेरे कैंसर हुआ था, जो वाइट ब्लड सेल्स का नेटवर्क है। अच्छा। बॉडी में, हाँ, उसमें ही कैंसर हुआ, इसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये जब डायग्नोस हुआ जी, तो आपने कीमो ली? हाँ। और लगभग कितनी कीमो लगी आपको? मुझे 6 तो कीमो जो एक्चुअल लगनी चाहिए और उसके बाद 6 या 8 मेंटेनेंस की कीमो लगी है। जब कीमो लगी आपकी 3-4, तब क्या मनोस्थिति थी? मतलब आपने कैसे, मतलब वहाँ से क्या प्लान था? आपका देखिए, प्लान क्या मेरा था? मनोबल तो मजबूत रहा हमेशा, क्योंकि मैं मान के चला शुरू से कि अमर कोई नहीं और जीवन से जितना लगाव करेंगे वो उतना कष्ट देगा। आप ये मानिए, कर्तव्य करते हुए चले जाना है, दुखी नहीं होना। अब आप अगर दुखी होंगे, जीवन से बहुत प्यार करेंगे, प्यार करो, लेकिन
डर कर नहीं, डरना नहीं है तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक थॉट है पॉजिटिव। मैंने उस ड्यूरेशन में बहुत सी चीज़ें सीखी समझी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आपको नेगेटिव थॉट्स लाने ही नहीं है, आपको डरना ही नहीं है, आपको मुस्कुराते रहना है हमेशा, और दिमाग में बस एक ये विचार परमानेंट सेट कर लेना है कि मैं सही होऊंगा और मुझे होना है सही। आप सही होंगे। हाँ, आपको रिसर्च करना होगा, आपको लाइफ स्टाइल, क्योंकि आप बेस्ट डॉक्टर होते हैं अपनी बॉडी के। आपको ये देखना होता है कि मेरे हर वस्तु के, खाद्य सामग्री के खाने या पीने का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो नोटिसेबल है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको बॉडी को एल्कलाइन रखना है, नींद आती है तो सोना है, भूख लग रही है तो खाना खाना है। इन चीज़ों के, प्रकृति के जितना करीब रहेंगे आप उतने स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। कोई बीमारी, कैंसर या बहुत विषम परिस्थिति, आपने बताया कि आपका जो विल पावर था वो शुरू से स्ट्रांग था। आपने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा दार्शनिक तरीके से सोचा कि बस अच्छे से जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है, और जितना जीना है उतना जीना ही है, ठीक है। तो ये जो विल पावर वाला जो फैक्टर है, क्या ये सच में इतनी गंभीर बीमारियों में काम करता है? क्योंकि चर्चा तो सभी लोग करते हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन आपने इसको यूज़ भी किया है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो विल पावर सच में काम करती है या नहीं? 100% करती है, मैं ऐसा मानता हूँ। 100% करती है। देखिए, मेरे पास जो लोग भी मिलने जुलने आया करते थे, क्योंकि मेरे बहुत से लोग हैं जो बहुत नज़दीक हैं, तो मेरे शरीर को देख के जरूर आकलन करते थे कि मैं बहुत गंभीर स्थिति में हूँ, लेकिन मेरे हाव भाव, मेरे बोलने का तरीका था, वो हमेशा ऐसे था जैसे सामान्य जिंदगी जीता था मैं, उसी पहले वाली स्टाइल। कहीं कोई चेंज नहीं था, कोई डिप्रेशन चेहरे पे नहीं, कोई गम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता था मेरे फेस से कि मैं बीमारी को लेके बहुत चिंतित हूँ या मुझे किसी तरह की आशंका है। और ये प्रश्न मैंने कभी डॉक्टर से भी नहीं किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप डेफिनेट जीतेंगे। और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपके आसपास का जो सराउंडिंग है उसका भी विल पावर वैसा ही बनता चला जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे, मेरी फैमिली जिसमें मेरे पेरेंट्स, भाई बहन, मेरी वाइफ है, बेटा है, उनको मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हूँ। जब भी वो मुझसे बात करते तो उनको कभी एहसास नहीं होता था कि मैं चला जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भरोसा, उनको कॉन्फिडेंस था, और मैं हमेशा मेरी तरफ से ही कहा करता था कुछ नहीं होगा, कुछ दिन की बात है, बिल्कुल ओके हो जाऊंगा। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ एकदम चुस्त दुरुस्त। ठाकुर जी की कृपा है। तो अब बात यह आती है कि विल पावर ठीक, आपकी कीमो चल गई थी, लेकिन मामला गंभीर है ये तो आपको पता था जी। अब बात उस पे आते हैं जो कि अपन दर्शकों को अब बताना चाहते हैं कि बेसिकली करना क्या है। आपने क्या प्लान किया, वो कौन सा प्लान था जिससे कि आपकी कीमो जो थी वो भी सक्सेसफुल हुई, या कीमो के साथ साथ आपने वो कौन सी चीजें की जिससे कि आप रिवाइव कर पाए, वो सब कुछ क्या था, वो प्लान क्या था आपका? देखिए, बीमारी और ट्रीटमेंट दोनों पैनिक है, इस बात में कोई शंका नहीं है। और साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें फेस करते ही रहना होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान। कीमो लगती रही, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, मेरे 4 कंप्रेस फ्रैक्चर स्पाइनल कोड में हुए, बिस्तर पे आ गया। और वो क्यों हुए? शरीर में ताकत ही नहीं, और कीमो से लगातार आपकी सेल्स बर्न हो रही हैं, तो नेचुरल बात है कि बॉन्ड डेंसिटी भी कमज़ोर होगी। मतलब कीमो लगने के बाद बॉडी इतनी वीक हो गई कि स्पाइन भी वजन नहीं झेल पाई। हाँ, और 4 फ्रैक्चर, 4 कंप्रेस फ्रैक्चर। और दूसरा एक साइड इफेक्ट ये भी था कि मेरे लगातार ओसाइटिस थी, जलोदर, तो कंटिन्यू हर दूसरे तीसरे दिन टैप करना। अच्छा। तो बॉडी में ताकत बची ही नहीं, और थोड़ी बहुत होती तो कीमो से ख़त्म हो गई। तो मैं तो ये मानिए कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं थी। बिस्तर पे लेटा तो उठना मुश्किल, और जब फ्रैक्चर हुए तो मैं हिल ही नहीं पाता था। 4 से 5 महीने मैं एक ही पोजीशन में लेटा रहा। और वो भी तब जब ऑलरेडी कैंसर है, हाँ, कीमो लग रहे हैं, हाँ, और उसके ऊपर भी
फ्रैक्चर हो गया हाँ एंड यू आर ऑन बेड। हाँ, ये क्रिटिकल स्थिति थी। और उस वक्त आपका मेंटल स्टेटस, आपका विल पावर, आपका जो कौन मतलब जो आपने अपने आप को हाँ, ब्रेन अपने आप मैं को वही कैसे कहना मेंटेन चाहता किया? हूँ, हाँ। देखिए कि मेरी विल पावर थी, मैं उस समय पे डिप्रेशन में नहीं आया। मैंने कंटिन्यूअस रिसर्च किया, अपने लेवल पे मैंने बहुत रिसर्च किया, मनन किया, हर चीज का रिजल्ट देखा। मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ लगातार। हाँ बिल्कुल। तो यू वांट टू से कि जब आप बेड पे थे तो उस ड्यूरेशन में आपने जी फिर रिसर्च करना, ढूंढना चीजों को और अपनी बॉडी पे उन चीजों का हाँ, यूज करना शुरू किया। देखिए मैं जयपुर से रेफर हुआ गुड़गांव के लिए, एक बड़े अस्पताल में रहा। हम्म। मुझे असाइटिस था, काइलस असाइटिस, वो सही ये नहीं हो रहा था, जलोदर। जलोदर जो था आपको, जिसमें पेट में पानी हाँ, भर जाता है और वो टैप करना नॉर्मली क्या पड़ता है। होता है, देखिए ये जो बीमारी होती है लीवर के पेशेंट्स को होती है, किडनी वालों को होती है। हाँ। पानी भरता है कैंसर के पेशेंट्स को भी, लेकिन मुझे ग्रॉस असाइटिस था, अच्छा। भारी भरकम, और उसका यहाँ कोई रोकथाम उसकी हुई नहीं थी। अच्छा, एक बीच में आपका जी, क्वेश्चन रोकूंगा। ये पहले से था या कीमो के बीमारी बाद के आया? साथ साथ, बीमारी के साथ साथ ही। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब कीमो या जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे थे वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा था, ठीक कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन साथ में दुष्परिणाम ये थे कि एक तो आपकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई कि 3-4 तो फ्रैक्चर हो गए, 4 फ्रैक्चर्स। है ना? साथ में आपको ये जलोदर जो असाइटिस जो है ये आया। विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि 2 या 3 कीमो के बाद ये असाइटिस रुक जाएगा, लेकिन कीमो पूरी हो गई, मेंटेनेंस कीमो पूरी हो गई, असाइटिस नहीं रुका। फिर आप गुड़गांव गए। मैं गुड़गांव गया, एक प्रसिद्ध अस्पताल में, हाँ। वहाँ मैं रहा, कोई परमानेंट रेमेडी नहीं हुई, इवन टेम्परेरी भी नहीं हुई, और मैं निराश वापस आ गया। आने के बाद मैं चिंतित हुआ कुछ समय के लिए कि वापस वही स्टेज आ गई है, एक बीमारी से निकले हैं, दूसरी उतनी घातक बीमारी से मुकाबला है। अब यहाँ भी वही, आपकी लाइफ स्टाइल, फूड और आपका विल पावर। तब तक आप कैंसर से बाहर आ चुके थे या? जी जी, मैं कैंसर से बाहर आ अच्छा, गया था। मतलब इस देखिए क्रिटिकल। मैं एक चीज बीच में कहना चाहता हूँ आपको, कि कैंसर से केवल बाहर आ जाना इटसेल्फ जीत नहीं है, अच्छा। रीअकरेंस का डर भी हमें बना रहता है हम्म। कि दोबारा लौट ना आए। हम्म। तो उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल अच्छी ही रखनी है फॉर एवर, आपको फूड हैबिट्स अच्छी ही रखनी है फॉर एवर, फॉरएवर। और आपको विल पावर मजबूत रखनी है फॉर एवर। फॉरएवर। तो फिर आप वहां से वापस आए। वापस आने के बाद मुझे लगा कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, हम्म। और मैंने नहीं सुना मेरे पूरे लाइफ टाइम में कि मेरी जैसी बीमारी का दूसरा पेशेंट मुझे मिला। अच्छा। इवन इंक्लूडिंग मैं हॉस्पिटल्स में गया तो वहाँ पे भी ये, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा केस पहला ही था। हम्म। तो एक प्रूडेंट आदमी के लिए इतना समझना काफ़ी होता है कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में अगर किसी बीमारी का इलाज ईज़िली अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ रेयर डिज़ीज़। हम्म। तो अब मेरे पास क्या रह गया? या तो मेरा लाइफ स्टाइल रह गया, या तो मेरा विल पावर रह गया। हम्म। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना था, मेरी बॉडी पे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। हम्म। पब्लिक तो कर चुकी है। विशेषज्ञों ने कह दिया अब जो हमसे होना था हो गया, अब आप जानो। हम्म। तो जब मेरी लायबिलिटी आ गई तो मुझे जीना अच्छे से जीना है, हम्म। मर-मर के नहीं जीना। जो चीज़ें बहुत सालों में खराब हुई हैं, वो बहुत जल्दी से सही नहीं होंगी, हाँ, उनको टाइम लगेगा ठीक होने में। टाइम लेंगी। पर हमें अधीरता होती है, मैं तुरंत सही हो जाऊँ, महीने भर में सही हो जाऊँ, 15 दिन में सही हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। हमें एक तो अपनी इच्छाओं पे बहुत नियंत्रण करना होता है, स्वाद पे नियंत्रण करना होता है कि जो मन आया वो नहीं खाना है। हमें अब सिलेक्शन करना है कि मेरी बॉडी क्या चाहती है। मैंने हर फूड पर गौर किया, हर फूड पे गौर किया। मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें। आपको बॉडी को एल्कलाइन रखना है, पहली बात दिमाग में। एल्कलाइन रखने के लिए क्या करना है? पेठा, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब कंटिन्यू फूड में
शामिल करने ही है। हम्म, इसके अलावा आपको जूस पीने तो आप रेड जूस पीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, जो मुझे डार्क कलर वाले जितने भी जूस हैं। या तो ग्रीन या रेड, अच्छा, बाकी नहीं। बाकी का क्या होता है मुझे नहीं मालूम कि लेकिन वो इनका कितना इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन मैंने जो नोटिस किया इनका बहुत असर था। व्हीट ग्रास का असर था, पालक के जूस का असर था, मैं धनिया भी मिक्स करता था, डार्क ग्रीन ये मैं जूस पीता था, अनार का जूस ये पीना है, एलोवेरा खाना है, ये हैबिट में डाल लेना है। आपको अल्टरनेटिव डेज में चेंज करते रहिए, खाते पीते रहिए। हाँ, जब कैंसर है तब अलग खाना पीना था, कैंसर ठीक हुआ, असाइटिस आया, असाइटिस के लिए खाना पीना थोड़ा और चेंज किया जी। कैंसर के लिए एक्चुअली हम प्रेफर करते हैं हल्दी करते हैं, नीम करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कर्क्यूमिन केमिकल है, हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है तो वो एंटी कैंसरस है। इसके अलावा देखिए आप लहसुन, प्याज, ये भी बहुत असरकारक है। तो मैं डेली रूटीन में खाली पेट यही लेना है, नट्स भिगो के सुबह बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में वो खाना है। तो लाइफ स्टाइल ये बन गई, फूड में सिलेक्शन हो गया, ग्रेन्स आउट। अच्छा, अब प्रोटीन इंटेक भी करना है तो उबली हुई दाल खानी। तो मेरा लाइफ स्टाइल यही रहा, प्रोटीन के जो भी सोर्सेज हैं, वेजिटेबल में मटर है, गोभी है, मशरूम है, बॉइल करना है और खाना है। स्वाद नहीं देखना है, क्या नहीं करना, मैं एसिडिक चीजें छोड़नी है, शुगर हटानी है, शुगर पे बात करेंगे हम, पर अभी आप ये बात पूरी सॉल्ट हटाना है, हाँ, और रिफाइंड ऑयल हटाना है, ये हटाने। मेरा प्रेफरेंस था मैं फैट नहीं खाऊं, अब उसमें मैंने घी, तेल, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल किया कि उन्हें हटाना है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए मशरूम ले लिया, दालें ले ली, और उसमें प्रेफर करते हैं दालों में भी मसूर की दाल हो गई, मूंग की हो गई, लाइट वेट भी है और वो अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर देती है। तो वो लेना है, और सॉल्ट की जगह पर रॉक सॉल्ट लेना है। मतलब ये जो अपना ये जो समुद्री नमक जो आता है ये तरीके से ये इग्नोर करना है, ये अवॉइड करना है। आपको लेना है रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक, सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधव नमक, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। मीठा खाने का मन है, हनी लेना है, मिश्री। मीठा खाने का मन है तो मिश्री खानी है, धागे वाली, हनी खाना है। ये जो चीनी है या ये चीनी से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं, अवॉइड करना है। हाँ। मैंने महसूस किया बॉडी एकदम लाइट रहती थी, स्फूर्ति आ गई। 4 महीने मैंने किया ये सब, फूड हैबिट्स बदली तो एकदम चेंजेस आए। मतलब मुझे खुद से महसूस होने लग गया कि बीमारी खत्म हो रही है। मैं जाया करता था टैप कराने, तो डॉक्टर बहुत दुखी होते थे, उनसे भी मेरा अफेक्शन हो गया था, तो वो कहते थे कि मेरे यहाँ मत आया करो कि मैं चाहता हूँ आप नहीं हो। हाँ। अब मेरी भी व्यवस्था ये थी, मैं उनको कहता था कि देखिए मैंने सब ट्राई कर लिया, सब जगह कर लिया, हर पैथी में कर लिया, पर इसका इलाज नहीं हो रहा है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सफल हो ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल, आप इत्मीनान रखिए। मैं भी कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मेरी इनर फीलिंग है कि मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ नहीं आऊंगा, आना बंद कर दूंगा। और बंद हो गया, मुझे अपने आप से महसूस हो गया कि अब फ्लूइड बनना बंद हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी भी सब चीज़ें छोड़ी हुई हैं, मैं नॉर्मल फूड खा सकता हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा जीना है, स्वस्थ जीना है, तो आप स्वाद छोड़िए सबसे पहले। बॉडी को क्या आवश्यकता है, बॉडी को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को कौन से विटामिन चाहिए, आप उन पे फोकस करके अपना फूड सेलेक्ट करें। और स्पेशली जब आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, लाइक कैंसर है, तो कैंसर में कौन सा फूड तो कैंसर को डिफीट कर रहा है और कौन सा फूड ऐसा है जो कैंसर को इंक्रीज कर रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने फूड का सिलेक्शन करें।
देखो, आपको बॉडी के लिए कुछ जो बहुत ज़रूरी एसेंशियल्स हैं, वो है आपको एक तो एंटी कैंसरस कंटेंट्स चाहिए बॉडी को, जैसे हल्दी, नीम भी कहूँगा मैं, लहसुन, प्याज कच्चा, ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए, बॉडी को इनटेक मिलना चाहिए। अब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, तो आप दाल उबालिए मूंग की, आप दाल उबालिए मसूर की, ये खाइए। नट्स ले सकते हैं। नट्स में भी कौन कौन से? सारे? मुनक्का ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, किशमिश भी आप खा सकते हैं। आप ये भी फोकस करिए कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें। उनके लिए पैरेलल आपको और आइटम्स भी खाते रहना होगा, डरना नहीं है। हमने जो चीज छोड़नी है वो बता दी। क्या छोड़ना है? रिफाइंड ऑयल, वाइट शुगर, मार्केट की होटल्स के खाने, बाहर की चीजें। मैं तो कहता हूं कि कुक्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए। आपने जो ये सब बता रहे हैं आपने किया है? मैंने किया, वही बता रहा हूँ। मैं सलाह नहीं दे रहा, मतलब मेरी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि इन सब से मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हुआ और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आपको वो चीजें छोड़नी है, आपको आना बिल्कुल लाइट फूड पे, और उसमें भी कोशिश करिए आप नॉर्मल जो वनस्पति है उससे हटकर आप मिलेट्स लीजिए, आप जंगली पौधे लीजिए, उनके पत्तों का रस पीना है। अमृता है, जिसको गिलोय कहते हैं, गिलोय है, एलोवेरा है, तुलसी है, शीशम है, नीम है, नौनी एक फल आता है, नौनी, वो खा सकते हैं। तो व्हीट ग्रास ले सकते हैं, एलोवेरा हो गया, सदाबहार है। तो इन सभी पत्तों को मिक्स करिए, इनका जूस निकालिए, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो एक डार्क ग्रीन जूस तैयार हो जाता है, पी सकते हैं और इफेक्टिव है। पालक का जूस, तो आपको अल्टीमेटली विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, थोड़ा सा कार्ब चाहिए, ग्लूकोज हल्का सा चाहिए। तो उस ग्लूकोज के लिए आपके पास मुनक्का हो गया, मिश्री हो गई, हनी हो गया, खा सकते हैं। आपके पास स्कोप है, बहुत है। बस सोच का फर्क है। हमें लगता है कि ये सब छोड़ देंगे, अन्न छोड़ दिया, ग्रेन सारे बंद कर दिए, अब खाएंगे क्या? बहुत सारे उपाय हैं, मिलेट्स हैं, बहुत सारे मिलेट्स हैं। हम व्रतों में जो भोजन पाते हैं, जो करते हैं, वो सारा कूटू का आटा, राजगिरी का आटा, ये सारे के सारे ये पेस्टिसाइड्स फ्री है। मेन रीजन और न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी अच्छी, क्योंकि इनमें मिनरल्स ज्यादा है, विटामिन्स हैं। इसके अलावा उपवास विधि है, उस पे आएंगे, उपवास पे। उससे पहले एक जो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात चल रही है उसको पूरी करते हैं। आपने बोला कि मुनक्का खाएं, किशमिश खाएं, लेकिन इनमें शुगर होता है। विदेश की एक डॉक्टर है, या यूं कहो कि वो हेल्थ एक्सपर्ट है, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। उनका एक वीडियो है जो मैंने भी देखा था कि कैंसर एल्कलाइन बॉडी से हिट करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो कैंसर उस बॉडी में रहना नहीं चाहता। और कैंसर का जो भोजन है वो है शुगर। अगर उसको चीनी मिल रही है, कार्ब्स मिल रहा है, तो कैंसर की सेल्स ग्रोथ करेंगी। अदरवाइज उनको अगर कार्ब्स मिलना बंद हुआ तो फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो बात आती है कि जब हम मुनक्का, किशमिश या और भी अन्य तरीके, फ्रक्टोस भी अगर दे रहे हैं, तो क्या वो कैंसर सेल्स को फूड अवेलेबल नहीं कराते? देखिए, आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत तो होती ही है, आप 100% उसे अवॉइड नहीं कर सकते। कितना दे रहे हैं इस पे अब आपको एक तो कम, दूसरी बात है कि मैं शुगर अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ, रिफाइंड शुगर। अच्छा, आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। हम ले सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, वो भी लिमिट में। हाँ, नहीं, वो इतना कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी हो। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। अति तो हर चीज की खराब है, लेकिन हमें बॉडी को क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। पर वो एक वेल मैनर्ड तरीके में करेंगे आप, और एक करेंगे अनइवन तरीके से,
कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, या बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको रिफाइंड शुगर छोड़ना है, हनी आप खा रहे हैं, मीठा चाहिए खा लो। नहीं, पर जैसा मैंने थोड़ा पढ़ा सुना उसमें तो ये था कि जब कैंसर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप हैं तो आप अपनी कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए थोड़े दिन तो बिल्कुल कंप्लीटली शुगर क्विट कर दो। बॉडी को अगर शुगर इनटेक बंद कर दिया तो कैंसर सेल्स मरने लगेंगी। उसके लिए देखिए 2 उपाय हैं जो करने आवश्यक हैं। जैसे आप चीनी अगर अवॉइड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इनटेक बहुत चाहिए। आपको जल्दी से विजय हासिल करनी है, ऑक्सीजन इनटेक भी चाहिए, और आपको उपवास विधि भी ज़रूरी है। जैसे आप अपने जो शाम का खाना है उसमें 12 से 14 घंटे मिनिमम ब्रेक रखेंगे, एक मील से दूसरे मील में। हाँ, डिनर और फिर ब्रेकफास्ट, उसमें 14 घंटे का रखना ही होगा। कोशिश करिए एकादशी का व्रत कर लीजिए, उसमें 20 से 24 घंटे आपको ब्रेक रखना है खाने का, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इस पे अभी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में एक सेमिनार हुई है कुछ ही दिनों में जी। जिसमें यह है कि डॉक्टर्स हुए तो स्पिरिचुअल स्पीकर भी थे। उन लोगों ने ये इस तरीके की बातें की कि जापान में 16 आवर फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है। प्लस इन्होंने भी ये बोला कि भाई एकादशी जो है, एकादशी का व्रत जब किया जाता है तो आप उस दिन कुछ नहीं खाते हैं, बल्कि अगले दिन उसका द्वादशी के दिन पारायण करते हैं। तो एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें नेचुरली 20 से 24 घंटे की फास्टिंग होती ही होती है, और उसके बाद साल में लगभग 24 एकादशी पड़ती हैं जिसमें एक निर्जला भी आती है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि ये जो पुरानी परंपरा है भूखे रहने की, कि आप बॉडी को कुछ दे नहीं रहे हैं, 16 आवर 20 आवर 25 आवर्स फास्टिंग कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में कैंसर अपने आप को मतलब कैंसर वहां से खत्म होना शुरू होता है। तो ये आपने किया जी, और ये इफेक्टिव है। क्योंकि मैं देखो, एक तो है कि कोई क्या बोल रहा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, कहीं ये सब चीजें हैं, आपने इसका प्रयोग किया है। हाँ, ये फायदेमंद है, बिल्कुल है। मैंने प्रयोग किया, मैंने जब बेस्ट रिजल्ट की तलाश की तो मुझे लगा कि एक बार उपवास करता हूँ। पहली बार जब मैंने उपवास किया तो मुझे डलनेस लगी, और नेक्स्ट डे थोड़ा हल्कापन था, बॉडी में चेंजेस थे। तो मैंने नेक्स्ट टाइम किया, फिर कंटिन्यूअस किया, और उसके रिजल्ट मुझे महसूस होने लग गए। अच्छा। तो मैंने ऐसा पढ़ा कि बॉडी में टी सेल्स हैं, वो कैंसरस सेल्स को एनर्जी गेन करने के लिए फूड उनको बना लेते हैं। तो वैसा प्रैक्टिकली फील हुआ कि बॉडी जब बिल्कुल निर्जान पे एकदम निढाल हो जाती है, हाँ, होने लगती है, तो उस दौरान वो स्टेज होती होगी जब वो टी सेल्स कैंसर सेल्स को फूड बनाती है। तो वो स्टेज आ जानी चाहिए, आपको लगे कि हाँ बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन नेक्स्ट डे आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होते हैं, रूटीन में आ जाते हैं आप। और कंटिन्यू जब मैं ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे चेंजेस आए, वेट गेन भी हुआ, और मैं पूरी एनर्जी से काम कर रहा हूँ आज। तो इसको ऐसा कह सकते हैं हम कि कैंसर क्या है, बॉडी में अनावश्यक कोशिकाओं का फैल जाना, संग्रह। मतलब आपकी बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, तो वो एक तरीके से कैंसर में बदल जाता है। जब हम भूखे रहते हैं, अगर हम सामान्य तौर पे खाना खा रहे हैं तो बॉडी को भी खाना मिल रहा है और जो सेल्स है कैंसर वाली उनको भी खाना मिल रहा है, और वो मुझे लगता है कि उनका जो बढ़ना है तेजी से बढ़ती है ना, सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले। लेकिन जब हम खाना रोक देते हैं बॉडी का, मतलब बॉडी का फूड बिल्कुल सप्लाई रोक दी आपने और फास्टिंग पे चले गए आप, तो बॉडी को खुद को एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस ड्यूरेशन में बॉडी सबसे पहले वो जो अनावश्यक बढ़ी हुई कोशिकाएं जिनको कैंसर कोशिकाएं कहते हैं उनको खाना शुरू करती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस आप समझा रहे हैं, जो इंटरनेट पे भी है और साइंस का एक लगभग सभी जगह इसकी चर्चा है। तो फास्टिंग का लाभ आपको मिला जी। प्लस इस फास्टिंग के बाद जो सामान्य दिन है आपके, फास्टिंग के अलावा जो दिन है उसमें बॉडी को क्या देना है क्या नहीं देना, इसका आपने ध्यान रखा जी। और इन सबका मिला जुला इम्पैक्ट आज सारी रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इम्यूनिटी बहुत जरूरी होती है स्ट्रॉन्ग करना, तो हल्दी उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा सुबह
चाय की जगह हम्म, लौंग, अदरक, हम्म, इलायची, काली मिर्च, हम्म, थोड़ा सा हनी, लेमन, ये मिक्स करके चाय की जगह पे वो पिया जा सकता है। गुनगुना हल्का सा। हाँ, चाय की तरह पी सकते हैं उसे, हम्म, जितना बॉडी को सूट करे गर्म हम्म। उतना आराम से पी सकते हैं। तो कुल मिला के आपने अपनी बॉडी को एल्काइन ही रखा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ ये आप बोल रहे हैं लगभग लगभग सारी बॉडी को एल्काइन रखने वाली है। एल्काइन के लिए आजकल और पेस्टिसाइड्स फ्री हैं। हाँ, क्योंकि जो आप बता रहे हैं आपने शायद मोटा अनाज भी, जैसे जो व्रतों मैंने में मिलेट्स खाते का हैं, है, हाँ। मिलेट्स खाते हैं। तो मिलेट्स अब तो खैर फैशन में आ गया है। अब तो वो मिलेट जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाना पसंद करता था, क्योंकि वो केवल हमारी शास्त्रीय परंपराओं में मिलता हाँ, था, तो बिस्किट्स आज भी वो मिलने लग गए हैं। आज वो फैशन हाँ, आज वो फैशन का और मतलब एक ट्रेंड है ना। बहुत ठीक है, सारे आइटम्स मिलने लग गए हैं अब तो। मिलेट्स के बिस्किट आ रहे हैं, बिस्किट आ रहे हैं, पिज्जा वगैरह भी आ रहे सब हैं। चीजें आ रही हैं हाँ, बहुत मिलेट्स सारी की। चीजें आ रही हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो ये बात तो सच भी है। मैंने मेरे पिताजी से सुना है कि 60s तक, 70s तक या उससे पहले तक हिंदुस्तान में गेहूं नहीं खाते थे लोग। मैं जिस चंबल रीजन से आता हूँ, मैं जिस रीजन से आता हूँ, वहाँ पे ये स्थिति थी कि मैंने अपने बुजुर्गों से किस्से सुने हैं कि जब कोई बहुत विशेष अवसर होता था तब गेहूं की रोटियां बनती थी। ये हालात थे। मैंने तो गरीबी की ऐसी भी कहानियां सुनी हैं उस क्षेत्र में कि लोग बाजरे की रोटी के बीच में गेहूं की रोटी का टुकड़ा रख के खा लिया करते थे, क्योंकि इतनी रेयर होती थी। आज हुआ ये कि बाजरा या और भी बहुत सारे समा वगैरह, या कहो कि अपने रागी, राजगीरा, रागी, है ना, राजगीरा, कुट्टू। कूटू, राजगीर, ये सब के सब आउट हो गए और गेहूं ने रसोई में जगह ले ली। कुछ लोगों का, ग्रामीण लोगों का ऐसा कहना है कि सारी समस्याओं की जड़ ये गेहूं है। जब से हम हिंदुस्तानियों ने गेहूं खाना शुरू किया, अब इस वक्त मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब से हमने गेहूं खाना शुरू किया तब से हमारे स्वास्थ्य में दिन ब दिन कमी आई है, और वापस हम शिफ्ट ले रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने गेहूं छोड़ा, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गेहूं को छोड़ दिया, ग्रेन्स छोड़ दिए और वो मिलेट्स पे आ गए। तो ये एक हेल्दी हैबिट है, लेकिन ये कोई नई हैबिट नहीं है। हमारा पुराना रूटीन था जो आज फैशन बन के वापस हमारे सामने आ रहा है। इसमें एक चीज और है, इस विषय से वापस चल के अपन कैंसर की चर्चा करते हैं कि आजकल पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए क्या चल रहा है कि लोग बर्तन लेते हैं, उसमें खीरा, ककड़ी, मिर्ची, नींबू वगैरह डाल देते हैं और फिर वो एल्कलाइन हो जाता है, उसका यूज कर रहे हैं। क्या आपने भी किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पेठी का जूस पी लेता था। सफेद का, हाँ। है ना। वैसे फ्रेश, आयुर्वेद में इसको फ्रेश। मेद्य रसायन बोला है, पैठे को। हाँ। आपने इसीलिए देखा होगा कि जितने भी सन्यासी हैं या साधु हैं, वो सबसे अधिक पैठे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेद रसायन है, ये ब्रेन को और विल, मतलब सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखता है। तो आपने पैठे का जूस का, सफ़ेद पैठा जो होता है, उसका उसका प्रयोग यूज किया। मैंने व्हीट ग्रास पिया, मैंने एलोवेरा पिया। ये हाँ, सब मतलब कहने एल्कलाइन। का मतलब आप इतनी सारी एल्कलाइन चीज़ें ले रहे थे कि आपको इस अलग से एल्कलाइन पानी बनाकर पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। मैंने, देखिए, मेरी मेरी जो फीलिंग है वो थोड़ी सी अलग है। मैंने ये भी महसूस किया कि जो खाना आपको भारी लगता है, आपकी बॉडी ऐसा महसूस करती है कि वो खाना आपको देरी से पच रहा है, मतलब जो खाना आपको लेथार्जिक बना रहा है, हाँ, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको वो खाना खाना है जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट करती है और आपके अंदर एनर्जी और हैप्पीनेस रखे। हाँ, मैंने इसलिए कहा कुक्ड फूड अवॉइड करिए, हम्म, क्योंकि आप कुक्ड फूड खाएंगे आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लाइट फूड खाएंगे, रॉ फूड खाएंगे, एटलीस्ट 50% तो रॉ होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। अब उसके साथ साथ आप अगर कुक्ड फूड खा रहे हैं तो उसमें आप केवल बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं या आप दालें खा रहे हैं, तो आपको उतना वजन नहीं महसूस होगा, आपको भारीपन नहीं लगेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है, तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, खाना बहुत आराम से पचेगा और समस्याएं धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती हैं। आपकी डाइट, फूड का सिलेक्शन, अच्छी विल पावर और उसके साथ कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर व्रत, उपवास, हाँ, इन सब का इम्पैक्ट आपने अपनी हेल्थ में
महसूस किया चेंज होता हुआ? बिल्कुल और अभी आपकी रिपोर्ट क्या है? नेगेटिव है सभी। बस श्री जी करे हमेशा नेगेटिव रहें। थैंक तो यू। अब इस स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रियजनों को, परिजनों को कैंसर है, वो कीमो के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं और उनको समझ नहीं आता, क्योंकि इस स्थिति में ऐसी हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं खुद अपने भाई के, अपने चाचा के ड्यूरेशन में डॉक्टर से मिला। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा। इतना दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने कीमो लगाने से पहले, ये मैं सबका नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ है, ये केवल हम लोगों का ही एक पर्सनल मैटर हो सकता है, व्यक्तिगत है, कि उन लोगों ने अटेंडेंस से कंसेंट ही नहीं लिया, केवल पेशेंट से बात करी और कीमो देना शुरू किया। काश अगर हमें पता होता, इवन स्टेज भी नहीं बताई गई थी, चाचा वाले मैटर में हमें स्टेज नहीं बताई गई। मेरा मन तो करता है डॉक्टर का नाम ले दूं, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर है, पर मैं बसता हूं कि ठीक है चलिए, जो अब बात ही नहीं रही उसके ऊपर चर्चा क्या करना। लेकिन उनको कंसेंट लेना चाहिए था। कंसेंट लेने के साथ ये भी बताना चाहिए था अटेंडेंस, जो अटेंडेंट हैं उनके, कि कौन सी स्टेज का ये कैंसर है। ऐसा नहीं हुआ, वो चीज़ भी हमारे हाथ से चली गई। पर वर्तमान में अब बात आते हैं, अपना जो हुआ वो ठीक है, पर इतने सारे लोग हैं कीमो भी लगवाते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पे, आप चिकित्सकीय सलाह नहीं दे रहे हैं, है ना, और आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं इससे 100% कैंसर क्योर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये सब करने से कैंसर को क्योर करने में, डिफीट करने में मदद मिलेगी, है ना। तो आपके हिसाब से लोगों को जैसे ही डिटेक्ट होता है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो केमिकल वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। रिफाइंड ऑयल छोड़ना चाहिए, समुद्री नमक बंद कर देना चाहिए, शुगर बंद कर देनी चाहिए, रिफाइंड शुगर। सबसे पहले तो ये फुल स्टॉप कर देना चाहिए इन पर। अब आ जाइए, आप पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ें हैं उन्हें छोड़िए। इसके बाद लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक, उपवास विधि, मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। एक आत्मविश्वास को बूस्ट करना चाहिए, विल पावर, ताकि मानसिक रूप से पेशेंट और उसके अटेंडेंट, फैमिली मेंबर्स, वो तैयार रहे कि हमें जीतना है। आप देखिए, बीमारियां हर युग में आई और धीरे धीरे साइंस ने डेवलपमेंट्स किए, उनकी रेमेडीज मिली। बीमारियां जब तक उनका उपचार नहीं मिला तब तक वो जानलेवा थी। उपचार मिले वो नॉर्मल हो गई। लेकिन आयुर्वेद 5000 वर्ष से चल रहा है और एक समझने की बात है कि हम प्रकृति से चीजें ले रहे हैं और प्रकृति को ही समझ रहे हैं, पूरी उम्र निकल जाती है। आप प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे आप प्रसन्न रहेंगे। ये केमिकल, ज्यादा कल्टीवेशन, ये जो मनुष्य छेड़छाड़ कर रहा है ना प्रकृति से, उसके दुष्परिणाम है ये। हम टेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं, आप नेचुरल फॉर्म में जिए, प्रकृति के नजदीक जिए। प्रकृति ये नहीं कहती आपको खाना स्वादिष्ट बनाना है, कुक करना है। आप देखिए एनिमल्स को, क्या ये कुक्ड फूड खाते हैं? नहीं। लेकिन हम स्वाद में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, हमें मजा आता है, हमें जंक फूड में भी मजा आता है, हमें तरह तरह के डिशेस बनाते हैं, उनमें भी कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, उनमें आनंद आता है। तो वो सब इग्नोर करना चाहिए। अब चूंकि आप इस स्टेज पर आ गए कि आपकी बॉडी अब जवाब दे चुकी है, तो ये बॉर्डर लाइन है, अब रुकिए, रिवाइव करेंगे, आप वापस उसी स्टेज में आएंगे। घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है। आपको फूड हैबिट चेंज करनी है, शरीर क्या कहता है उसकी सुनो और उसे अच्छे से फॉलो करो। आपने गड़बड़ की तो आप बीमारियां होंगी। अब इन गड़बड़ों को रोकना है, एल्कलाइन बनाना है बॉडी को, एंटी कैंसरस चीजें खानी है, आपको स्वाद नहीं लेना है, लाइट फूड खाना है और सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये सब इनटेक होता रहे। तो दिनचर्या बनानी है। अब फोकस कहाँ करना है? पेशेंट को खुद को भी और उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसमें सपोर्ट देना है, उसके मनोबल को बूस्ट करना है, खाने का विशेष ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिविटी देनी है, विचार भी पॉजिटिव रखने हैं।
अब चूंकि देखिए एक टास्क हो जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैंसर से लड़ना है, पेशेंट के पास और कोई काम ही नहीं रह जाता। इतनी गंभीर बीमारी है कि लड़ते लड़ते खुद पेशेंट और उससे ज़्यादा उसके फैमिली मेंबर्स थक जाते हैं और हर तरीके से ये बीमारी उनको डैमेज करती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से। तो मनोबल इसलिए मजबूत होना जरूरी है। एक भी बात नेगेटिव नहीं बोलनी, पेशेंट को बोलना है ये एक लिमिटेड समय के लिए है, घबराना नहीं। करना क्या है, आपको उसको एल्कलाइन चीज़ें देनी है, एंटी कैंसरस चीज़ें देनी है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी मेंटेन रखनी है। नमक, शुगर, रिफाइंड ऑयल और केमिकल्स बंद कर देनी। कोशिश करो कुक्ड फूड ना खाएं, कोशिश करो उपवास विधि कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी डेली रूटीन लाइफ में ही 15-16 आवर की फास्टिंग पैटर्न पे आ जाता है तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ेगा। किसी का डेली रूटीन ही है ऐसा। अब एक चीज चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने इस चीज को देखा है, आप उस चीज को समझते भी हैं, क्योंकि आपके ऊपर बीती है ये। किसी व्यक्ति का 15-16 घंटे की फास्टिंग का उसका एक रूटीन है, उसकी जीवनचर्या का अंग है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि दिन में 4 मील लेने चाहिए, 6 मील लेने चाहिए, है ना, ये अभी सुनाई देने लगा है। अच्छी हेल्थ के लिए टुकड़ों में खाना चाहिए, ये अभी सुनाई देने लगा है। नहीं तो मैं तो पुराने बुजुर्ग लोगों से ऐसा मैंने सुना है कि भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो। यदि भूख नहीं है तो खाना स्किप कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लोगों ने टाइम बना लिया कि यार 2 बजे खाने का टाइम है और भूख बॉडी को लगी नहीं है, नहीं पर खाने का टाइम है तो खाना है। जबकि जहां तक मुझे लगता है कि ठीक है, आपका 2 बजे का लंच का टाइम है या 12 बजे का लंच का टाइम है, पर यदि आपकी बॉडी को भूख ही नहीं है तो भाई स्किप कर दो, खाना स्किप कर दो। तो आज का एक फैशन है कि आप बहुत टुकड़ों में खाना खाओ, बार बार खाना खाओ, बॉडी को न्यूट्रिशंस देते रहो। एक पैटर्न है जो बिल्कुल देहात का ठेठ आदमी काम में लेता है कि सुबह भोजन करके निकलता है, उसके बाद वो रात को देर रात आके ही खाता है, या शाम को खा लिया तो फिर दोपहर में देर भोजन मिलता है उसको, वो बीमार नहीं पड़ता, मैंने देखा है ना। मतलब औसतन मैंने देखा है कि सब लोग स्वस्थ रहते हैं, हंसते खेलते। सामान्य व्यक्ति अगर फास्टिंग फॉलो करता है उसको लाभ है, बिल्कुल है। और यदि डेली नहीं कर पाए तो महीने में कितने दिन तो आवश्यक है, 1, 2, 3 कितनी फास्टिंग कर लेनी चाहिए? देखिए 12 घंटे की तो की ही जा सकती है। हाँ, आप शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी खाइए। 7 बजे अगर आप खाना खा लेते हैं तो सुबह के 7 बजे से पहले तो आप खाएंगे नहीं। हाँ, और उस दौरान आपके शरीर को रिक्वायरमेंट महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बाद नॉर्मल अपने काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो दैनिक कार्य करने के बाद आप 7 तो बज ही जाते हैं, तो इतना टफ नहीं है। तो 12 घंटे मेंटेन किया जा सकता है रोज। और ये जो बॉडी की टी सेल्स हैं, इंटरनेट पे जैसे पढ़ा है, या कब तक एक्टिव होती हैं कि कैंसर सेल को खाने लग जाएं? कितनी घंटे? जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो तब वो एक्टिव हो जाती है। टाइम का इसमें कोई वो नहीं है कि 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे? देखिए आपकी शरीर में संग्रह रहता है, एनर्जी संकलित है। जब तक वो कलेक्शन है आपकी बॉडी में तब तक आपकी टी सेल्स एक्टिव नहीं होंगी। डिपेंड करता है आपने कितने बजे क्या खाना खाया और उसे डाइजेस्ट होने में कितना समय लगेगा। तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एनर्जी देता रहेगा। तो स्टोर्ड जो एनर्जी है जैसे ही वो खत्म होगी उसके बाद बॉडी कैंसर सेल्स को खत्म करना शुरू करेगी। फिर आपको महसूस होगा आपको भूख लग रही है, पर आपको खाना नहीं खाना है। वही स्टेज है कि अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और बॉडी अंदर काम कर रही है, इस वक्त कर रही है। अब बॉडी डिमांड कर रही है, आपको एक्सट्रीम भूख लगेगी लेकिन आप नहीं खा रहे। रीजन है कि आपको 20 से 24 घंटे का इंटरवल देना है। इसीलिए मैंने कहा कि कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी इफेक्टिव होगा। आपने लाइट फूड खाया, जल्दी से डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी बहुत जल्दी काम करेगी। आपने हैवी मील लिया है तो डाइजेस्ट होने में बहुत समय ले लेगी,
तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आपने लाइट फूड। तो आपका फास्टिंग का जो इंटरवल है वो बना ही नहीं, क्रिएट ही नहीं हुआ, है ना? हाँ, और अगर आप लाइट खाना खाओगे तो वो जल्दी पच जाएगा और उसके बाद बॉडी को दूसरे मील की जल्दी रिक्वायरमेंट होगी, तो जरूरत आपकी पड़ेगी। फास्टिंग का जो पैटर्न है वो जल्दी एक्टिवेट होगा। हाँ, तो यशपाल सर, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं फूड जी। हैबिट्स के बारे में, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मन को कैसे रखना है, अपने आसपास की सराउंडिंग को भी कैसे रखना है, सब कुछ समझ में आया। पर एक बड़ी विशेष बात है कि जब आदमी प्रोफेशन में होता है, किसी काम में होता है, नौकरी भी कर रहा है, देखो आज हर आदमी किसी ना किसी काम में अपने पेट पालन के लिए, जीवन यापन के लिए काम कर रहा है। तो ये जो दिनचर्या है, आपने इतनी सारी चीजें बताई, ये बड़ा एक टफ टास्क है जी। कि सुबह ये लेना है, दोपहर ये लेना है, शाम को ये लेना है, ये लेना है। इस सब को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपका रूटीन अगर जानेंगे तो हो सकता है कुछ और लोगों को ये पता चल सके कि आप देखो, क्योंकि आप कोर्ट भी जाते थे, जी। अपने केसेस भी देखते थे, फिर इतनी टफ जो दिनचर्या है जिसमें आप अपने मील का, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बताएं तो लोगों को ये पता चल सके कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी इस लाइफ स्टाइल को या इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या क्या थी? देखिए, जब मैं ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान तो बहुत टफ काम था। हल्दी के साथ गौमूत्र लेना है, हल्दी पाउडर, सदाबहार का पाउडर, तुलसी पाउडर, ये सब मिक्स करके लेने हैं। पीपल के पत्ते हैं, शीशम के हैं, एलोवेरा है, गिलोय है, सदाबहार है, नीम के पत्ते हैं, ये सब मिलाकर और अनार के जूस के साथ मैं पीता था, मिक्स करके। और आपने ये कीमो के साथ साथ ही शुरू कर दिया था? हाँ, तो ये सब लेने के बाद फिर पूरी दिनचर्या ऐसी ही रहती थी। शाम को वापस से शहद के साथ सदाबहार के पत्ते, हल्दी पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में लेना ही है। शाम को फिर हल्दी और गौमूत्र लेना है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है आम आदमी के लिए। मैं जब रिकवरी आई, कीमो वगैरह सब बंद हो गई और असाइटिस से जब मैं जूझ रहा था, तो मुझे लगा कि ब्रेड एंड बटर, डेली ब्रेड एंड बटर के लिए काम पे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कोर्ट ज्वाइन किया वापस से और मैंने फिर रूटीन चेंज किया। मैं इम्यूनिटी बूस्टर में लौंग, अदरक, इलायची, सैफरन लीव्स 4-5 और काली मिर्च, ये सब मिक्स करके शहद के साथ अपनी चाय बनाता था। आप यू विल वंडर टू नो कि मैं अपने काम स्वयं करता था। अच्छा, तो इस फेज में भी? हाँ जी, वो इसलिए कि मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, मेरे पेरेंट्स को, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हूँ। वो ये समझते थे मैं नॉर्मल हूँ और मैं वैसा ही बिहेव करता था। डेली कोर्ट जाता था, मेरे क्लाइंट से मैं उसी तरीके से बात करता था जैसे मैं स्वस्थ था उस दौरान करता था। तो सुबह की मैं प्रिपरेशन करता, ये चाय पी ली मैंने, काढ़ा, और इससे मुझे लगता था हाँ इम्यूनिटी, और वाकई जैसे मैं प्रैक्टिकली मैंने फील किया। सर्दियों के मौसम में, जैसे सर्दी अब शुरू हो गई हैं, तो मुझे हमेशा एलर्जी, ठंड लगना जल्दी से, खांसी जुकाम, ये सब, नाक बहना, ये सब होता था। ये सब जब मैंने काढ़ा शुरू किया, इन सब चीज़ों का मिक्स, उसके बाद से मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और मैं अच्छे से काम करने लग गया। इसके बाद मैं नट्स लेता था, 4 मुनक्का, 4 बादाम, 4-5 किशमिश, 2-3 अखरोट, 1 एप्रिकॉट, ये सब मैं, उसके बाद मैं लहसुन, 1 कच्चा प्याज। अच्छा, तो ये ब्रेकफास्ट इस तरह से लेता। फिर कोर्ट जाने से थोड़ा सा पहले मैं जूस पीता था, पालक और धनिया का, ये जूस पीता, और थोड़ा सा मैं लेता था सैलेड। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। इसके बाद मैं आता था शाम को, कोर्ट से लौटा। अच्छा, इस बीच कोई हैवी मील नहीं है? नहीं, है ना, सारा यही कुछ भी नहीं। और जो आपने अभी बताया कि नट्स और लहसुन वगैरह साथ में मिक्स कर देते हैं, थोड़ा गैप रखते थे? गैप। मॉर्निंग में स्टार्टिंग में लहसुन लेते थे या पहले नट्स लेते थे? नहीं, पहले मैं नट्स लेता था, फिर गैप के बाद थोड़ी बहुत देर बाद, हाँ, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी समय मिला, लहसुन।
हाँ, मैं लहसुन और प्याज को सैलेड के साथ मिक्स करके खाता था। हाँ। और वो सब रॉ हैं, हम्म, तो सब एक साथ मुझे खाने, तो मैं वो सब एक साथ खाता था। हम्म, फिर मैं जूस पीता था। हाँ, उसी ड्यूरेशन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले जूस पी लो, हम्म, बाद में सैलेड खा लो, या पहले सैलेड खा लो, बाद में जूस पी लो। हम्म, उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट पड़ा नहीं, और मैंने ऐसे रूटीन बनाया भी नहीं कि हम्म, नहीं पहले जूस पीना है फिर सैलेड खाना अच्छा। है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना है बस, तो लाइट फूड करना है, अल्कलाइन करना है। तो वो सलाद है। वो सलाद है, वो हाँ। मैंने खा लिया, मुझे मेरी पूर्ति हो गई। हम्म, अब मैं काम पे चला जाता था, वापस जब लौटा तो लौटने के बाद फिर मैं या तो वेजिटेबल बॉईल करूँगा और उन बॉइल्ड वेजिटेबल्स को ही खाऊँगा। हम्म, उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं एज़ पर एपेटाइट। हम्म, वेजिटेबल वो चेंज होंगी हम्म, डेली। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हैवी लगती है, भिंडी लग रही है, ऐसा लगता है कि पचने में दिक्कत कर रही है, अवॉइड इट। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करेगी, लेकिन हमें लगता है कि हमारी बॉडी उसे पचा नहीं पा रही है, हम्म, तो उसे अवॉइड करिए। वेजिटेबल्स अब जैसे कुछ तो मस्ट है, प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है, तो मशरूम चाहिए, कॉलीफ्लावर चाहिए, तो कॉलीफ्लावर हैवी लगता है, लेकिन कम खा लो, हम्म, खाना तो है। कभी कभी बीच में मैंने टोफू भी लिया, क्योंकि मेरे मेरे ब्लड में एल्बुमिन भी कम हो गया था। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी को क्या चाहिए। बॉडी टू बॉडी। हाँ हाँ, बॉडी टू बॉडी। अब जैसे जहाँ जिनको इतना प्रोटीन नहीं चाहिए, वो लोग टोफू अवॉइड कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, दालें तो है ही। देखिए, आप एक उदाहरण हैं, क्योंकि आपने अपनी समझ से, अपनी बूझ से आपने एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया और अपने अनुरूप अपनी बॉडी को क्या चाहिए वो भी आपने तय किया, और आपने एक गंभीर बीमारी से अपने को रिकवर करके, रिवाइव करके अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। जो लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं या जिन लोगों के प्रियजन कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिससे नहीं जीता जा सकता है, और इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए। आप जो भी कोई इलाज करा रहे हैं, वो इसमें आड़े नहीं आता है। हुँ, आपको तो सावधानियाँ रखनी है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। अगर आप बीमार ना हो तब भी आप अपने सेहत का और शरीर का तो ख्याल रखते ही हैं। हुँ, उसी ढंग से लीजिए कि मुझे अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखना है। अब वो ध्यान कैसे हो सकता है? वो ये तरीका है कि जैसे मैंने रखा, हुँ, कि मुझे अपनी शरीर को कैसे भी परेशान नहीं होने देना है। हुँ, इसको अच्छे से रखना है। अल्कलाइन खाना खाना है, रिलैक्स रहना है, नींद आए तो सोना है, जब भूख लगे बहुत तो खाना खाना है, खाने में सिलेक्शन कर लिया, आपकी बॉडी को नुकसान ना हो वो खाना खाना है। ऐसा ही आपको जूस पीना है, नारियल पानी पी सकते हैं, अल्कलाइन है, तो पूर्ति हो सकती है, बशर्ते कि आप लापरवाही छोड़ें। आपको ज़रूरत है सजग रहने की, क्योंकि लापरवाही का ही परिणाम तो है ये। आपने जो कुछ भी बताया, इससे एक बात जो मोटी-मोटी समझ में आई, वो ये आई, बीमारी कितनी भी गंभीर हो, यदि आप प्रकृति के करीब चले जाएँगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जब प्रकृति के करीब जाने वाली बात करते हैं, तो प्रकृति के करीब जाना ही देखा जाए तो आयुर्वेद है। जी। प्रकृति के करीब जाना मतलब आयुर्वेद की तरफ जाना। ये एक तरीके से समानार्थी है, क्योंकि पूरा आयुर्वेद जो है वो प्रकृति की संगत जीवन जीना ही आपको सिखाता है। मैं एक उदाहरण और ऐसा जानता हूँ, एक देवी हैं, मैं उनसे मिला, पता चला कि उनको 4th स्टेज का कैंसर था और उन्होंने कंप्लीट कैंसर को अपनी सिर्फ विल पावर से डिफीट कर दिया। आज उनके 2 बच्चे हैं। 4th स्टेज से वो वापस आई हैं, हैपीली मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं उनके। उनका भी यही उदाहरण सामने आया, और भी कुछ उदाहरण हैं, जो मेरी जानकारी में आए कि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के करीब लेके गए, नेचुरल लाइफ की तरफ लेकर गए और उनको आराम मिला। तो ऐसे ही मैं एक वीडियो भी सुन रहा था जिसमें डॉक्टर थे एक महोदय, वो कह रहे थे कि एलो अच्छा, वो मान भी रहे थे कि एलोपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ उनसे भी कैंसर वालों को आराम मिला है, लेकिन उनके पास इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब-जब ऐसे उदाहरण सामने आए हैं आप जैसे या अन्य लोगों जैसे, तो वो केस स्टडी नहीं बन पाया।
है ना, क्योंकि चिकित्सा तो एलोपैथी की चल रही थी और जो कुछ भी एलोपैथी के अलावा प्रकृति के करीब यानी आयुर्वेद की चिकित्सा जिन लोगों ने ली वो उन्होंने खुद ने सेल्फ ली। अब जब व्यक्ति सेल्फ चिकित्सा ले रहा है तो केस स्टडी कहाँ से बनेगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कैंसर वाले केस में या गंभीर बीमारियों में भी आयुर्वेद डिपार्टमेंट को अलाउ करना चाहिए कि वो केस स्टडी तैयार करें या ऐसा हो। तो एक विसंगति तो है जो देखने में आती है। तो आपको क्या लगता है मतलब कि आपने आयुर्वेद वगैरह में ट्राई किया, लोगों से बातचीत की, वो इस पे काम करते हैं, इस बीमारी की चिकित्सा करने की बात करते हैं, उनके पास कोई फॉर्मूला है, डिपार्टमेंट हाँ करता है आयुर्वेद वालों का, या वो सीधे हाथ खड़े कर देते कि नहीं भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे? देखिए, इस बीमारी में निश्चित तौर पर कोई भी ये नहीं कह पाता कि मैं 100% इस पे विजय हासिल कर लूँगा, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो। अब पेशेंट के लिए और उसके परिवार के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी लाइफ सेविंग कैसे हो। येन केन प्रकारेण। हाँ, तो हम किसी भी पैथी का समर्थन नहीं करते हैं या किसी का विरोध नहीं करते हैं। अल्टीमेटली उसका इलाज होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जहाँ ऐसा लगता है कि मुझे एलोपैथ से रिलीफ नहीं आ रहा है, तो नेचुरल बात है मैं दूसरी पैथ देखूंगा, दूसरी उपाय ढूंढूंगा। बेसिकली क्या है, एलोपैथ में इंस्टेंट रिलीफ है। उस इंस्टेंट रिलीफ के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ठीक हो गए। ये जो डिफरेंसेस हैं जो मैंने महसूस किए वो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा से या आयुर्वेद से बीमारी जड़ से खत्म होती है, लेकिन बीमारी है या ठीक हो रही है ये पेशेंट को खुद फील करना होता है और उसमें समय लगता है। एलोपैथ में मशीन्स बताती हैं आपको बीमारी क्या है, क्या आपकी बीमारी ठीक हो रही है। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं उन पर पेशेंट, उनके घर वाले या हमारी सोसाइटी बिलीव करते। हम जो मशीन का रिजल्ट देख रहे हैं उसे सही मानते हैं, उसी के बेसिस पे इलाज चलता है, उसी के बेसिस पे इलाज कंप्लीट हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि बॉडी जैसा बोल रही है उसके अकॉर्डिंग इलाज चलेगा। जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी चेंजेस आएंगे पेशेंट के शरीर में और वो खुद महसूस करेगा। तो उसमें समय लगेगा, उसमें पेशेंट को काफ़ी चीज़ें खुद करनी होती है। एलोपैथ में पेशेंट को दवाई दे दी जाएगी, इंजेक्ट कर दी जाएंगी, ओरल दे दी जाएंगी, तो वो इजी प्रोसेस है। मेरा इसमें सवाल ये भी था कि आपने जब, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है इस बात का, जैसे कुछ दवाई होती हैं वो केवल एलोपैथी में मिलती हैं, कुछ चूरन चटनी होते हैं वो केवल आयुर्वेद में मिलते हैं। तो आपने जब आयुर्वेद डिपार्टमेंट में क्या आपने कांटेक्ट किया या वहाँ दिखाया, क्या वो इस चीज़ का इलाज करते हैं औषधालयों में, या वहाँ के सिस्टम में है ही नहीं कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था? मैंने संपर्क किया, मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था, पर मुझे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। करते हैं वो इलाज बाकी? हाँ, करते हैं। मुझे सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली, इसलिए मैंने ये महसूस किया कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए, उसके अनुसार आप अपने शरीर को ट्रीट करिए और ठीक हो जाइए। चिकित्सा करना चिकित्सक का काम है। चिकित्सक। अब वो दक्ष चिकित्सक आपको ठीक कर सकता है, चाहे वो किसी भी पैथ से हो, आयुर्वेद से हो, होम्योपैथ से हो, एलोपैथ से, यूनानी, कई तरह की चिकित्सा विधियां हैं। लेकिन पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है या नहीं ये पेशेंट ही बता सकता है। कुल मिला के आपकी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा आप जानते हैं। हाँ। अब आपको अपने आप को इतना जागृत करना है, अपनी कॉन्शियस लेवल को इतना उठा के रखना है कि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप जो कुछ भी डेली रूटीन में अपने में चेंज कर रहे हैं वो चेंज आप अपने अंदर महसूस कर सके, इतना आपको अवेयर रहना है। तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि कैंसर की जो बीमारी है, अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं और क्विक हैं रिस्पॉन्स करने में कि बस ये हुआ और अपनी आदतें छोड़ने के लिए तैयार है, तो इस बीमारी से फाइट किया जा सकता है और बहुत कड़ाई से अगर नियमों का पालन करेंगे तो इसको डिफीट भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने अपने अनुभव के आधार पे ये बताया कि आपने जो किया इससे आपको लाभ मिला। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने किया ऐसा करने से और लोगों को लाभ मिलेगा, पर हाँ इससे ये जरूर पता चलेगा कि कैंसर को डिफीट करना मुश्किल काम
नहीं है। आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना है, आपका कैंसर किस पोजीशन पे है, आपकी और क्या समस्याएं हैं उनके बारे में समझना है, और आपको प्रकृति के करीब जाना है। कुछ चीजें हैं जो आपको टोटली छोड़ देनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपना लेनी है। ऐसा करके आप कैंसर से पार पा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद। और अगर इस एपिसोड से यशपाल झाला सर से जो बात हुई है, क्योंकि इन्होंने उस चीज को अनुभव किया है और उसके बाद उसको परास्त भी किया है, अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई भी प्रियजन जानकार इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको बूस्ट कीजिए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए, और सबसे बड़ी बात, यथा मन तथा सृष्टि, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही प्राप्त होगा। जिसको भी ये दिक्कत है उसका एनर्जी लेवल, उसका विल पावर स्ट्रांग रखिए, और सबसे बड़ी बात, उसकी सराउंडिंग भी स्ट्रांग रखिए। अक्सर के क्या होता है कि जब किसी को हो जाता है ना, उसके अड़ोस पड़ोस में लोग पहले ही मातम के मोड में आ जाते हैं, और वो मातम का मोड इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति खुद भी अगर चाहे ना विल पावर कि नहीं यार मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो अगल बगल वाले लोगों को देख के यार ये होने ही नहीं देंगे मुझे ठीक। जिस प्रकार के इन्होंने माहौल बना रखा है, मैं होना भी चाहूंगा तो ये यूनिवर्स को नहीं होने देंगे। क्योंकि सर ने एक बात करी, यूनिवर्स वाली बात करी, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह। होता क्या है, जैसा आप सोचते हैं और आसपास के सारे लोग जब कलेक्टिवली जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अब एक व्यक्ति मरीज तो सोच रहा है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आसपास वाले लोग सोच रहे हैं कि ये तो तो एक आदमी की विल पावर, एक सब लोगों की। इसलिए कलेक्टिवली अच्छा सोचिए, हिम्मत से रहिए, और जिस व्यक्ति को दिक्कत है उसको हिम्मत बढ़ाइए, बहुत हंसी खुशी वाला माहौल रखिए, और बाकी तो सब देखो सब राम जी के हाथ में है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा अंतिम, इसके बाद इस एपिसोड को खत्म करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे बहुत दिन पहले बातों में बताया था कि पहले आप भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, ये सच है? अब मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, उसमें कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप भगवान को नहीं मानते थे, पर आज मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका स्टेटस क्या है? मैं कहता हूं कि होगा वही जो राम रचि राखा, सब पूर्व विदित है। मैं 100% आस्तिक हूं। अब आस्तिक हूं। या पहले भी थे? नहीं, पहले नहीं था। अब मानते हैं कोई तो है? हाँ, एक सुपर पावर है जिसे महसूस किया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने चाहा वो नहीं हुआ था, और जो ईश्वर ने चाहा वो हुआ, और जब हमने महसूस किया कि ईश्वर है तो वो भी हुआ जो हमने चाहा। क्या बात है! तो ये एक प्रमाण है कि शरणागति, उसका अस्तित्व, सब कुछ वही है, क्योंकि जो राम जी ने लिख दिया है वो होगा। अगर आप उसके आश्रित हैं तो वो भी होगा जो आप चाहते हैं। जी, तो आज के शो को एक विराम देते हैं। अगली बार अगले एपिसोड में किसी एक नए विषय पर, किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए। और शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा, पॉडकास्ट अच्छा लगा आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।